Welcome back. As promised, we have come up with the syllabus of mathematical statistics. अब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है ना, उसमें मैथ्स और स्टैट्स दोनों ही पूछा जाता है, लेकिन मैथ्स का जो परसेंटेज है वो है 40% और स्टैट्स का जो परसेंटेज है वो है 60%. सो यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली मैथ्स टू क्लियर द पेपर ऑफ एमएस. अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो आपका मैथ्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज स्टैट्स के लिए तो सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही वाला पार्ट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है. तो आइए जानते हैं कि मैथ्स और स्टैट्स में कौन कौन से सब टॉपिक इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहला हमारा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़. ये किसका पार्ट बनता है? रियल नंबर्स का. तो सबसे पहला है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स. तो मतलब सीक्वेंसेस आना चाहिए. फिर कंपैरिजन, रूट एंड रेशियो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इन्फानाइट सीरीज़ वाला टॉपिक. तो ये वाला टॉपिक कौन कौन सा हो गया? सीक्वेंसेस एंड इन्फानाइट सीरीज़. तो ये दो टॉपिक जो है हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज इससे हर साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं हो सकते. अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस. अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने जो 12th 11th में पढ़ा है ऑलमोस्ट सब है, और उससे एक्स्ट्रा भी है. तो एक्स्ट्रा क्या है? वो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. तो हमको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल तो पढ़ना ही है, और ये सब हम लोग को टू वेरिएबल में भी पढ़ना है. प्लस हमने जो पहले पढ़ा हुआ है रोल्स थ्योरम, एमवीटी, टेलर्स थ्योरम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, लिमिट्स, ये सब. फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन एंड टू वेरिएबल्स बोथ. तो इसको भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये भी रियल नंबर्स में ही आते हैं, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और इससे क्वेश्चन हो जाते हैं. सीक्वेंस सीरीज़ थोड़े क्वेश्चन टफ होते हैं, तो उससे क्वेश्चन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नॉर्मली सबसे. डिफरेंशियल कैलकुलस ऑलमोस्ट ऐसा टॉपिक है जो सब बना ही लेते हैं, और ख़ास करके टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं. और थर्ड टॉपिक जो है वो है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस. अब इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमने 12th में पढ़े हैं उसको बैठ के मत पढ़ते रह जाइएगा. इसमें हम लोग का मेन जो फोकस है ना, वो हमारा डबल ट्रिपल इंटीग्रल पे है, और डबल और ट्रिपल का एप्लीकेशन के ऊपर है. और जो 12th का जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, वो हमको फोकस करना है, उसके प्रॉपर्टीज़, वो सब इम्पॉर्टेंट है. और इसके जो ये है एरियाज़, वॉल्यूम्स, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल से कैसे निकालते हैं, चेंज, ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं, वो सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. फिर आर्क लेंथ पूछा जाता है, आर्क लेंथ, टेंजेंट वाला क्वेश्चंस, रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं. तो ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग होता है. अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है वो टॉपिक आपने टच नहीं किया तो आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होने वाला है. तो ये टॉपिक भी स्कोरिंग है, ये टॉपिक स्कोरिंग है, ये टॉपिक सबको प्रॉब्लम देती है. अब बचा हमारा मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा. तो मैट्रिसेस में क्या पूछा जाता है? रैंक, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेरी इजी टॉपिक. फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा टफ टॉपिक है. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. केली हैमिल्टन, वेरी इंटरेस्टिंग, इजी. सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टीज़, ये सब मतलब स्कोरिंग होता है, लेकिन इससे भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप छू नहीं सकते हो. तो इसको ट्राई करना है कि जो बनेगा वो सबसे बनता है. तो इसलिए इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, और ख़ास करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस पढ़ना है इसको अच्छे से. और आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका जो बेस है लीनियर अलजेब्रा का, वो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स है. इसी से फिर सब केली हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सब कुछ इसी से आता है. और सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल तो हम लोग 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. रैंक, इन्वर्स, ये सब कुछ. तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा बेसिक आइडिया क्या है. दिस इज़ एन ईजी टॉपिक, दिस इज़ एन ईजी टॉपिक, दिस इज़ easy to moderate, this is a moderate to difficult topic based on the questions asked in exam. अब हम लोग आते हैं स्टैट्स में. अब स्टैट्स में क्या है ना कि टॉपिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं. तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है क्वेश्चन स्टैट्स का. लेकिन कोई भी क्वेश्चन होता है जो कितना भी कर लो नहीं बनेगा, या तो वो लेंदी होगा, या वो ऐसा चीज़ पूछेगा जो आप एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर में बना नहीं सकते हैं. या तो आपको पहले से पता होना चाहिए वो चीज़, तो आप अटेम्प्ट उसको कर सकोगे आगे, नहीं तो आप उसको छूना भी नहीं. तो स्टैट्स वैसा है. मैं इस बेसिक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ.
तो पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग 12 से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं है। बेस थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ऐसे ही है। फिर एक इंपॉर्टेंस आता है इंडिपेंडेंस का। तो प्रोबेबिलिटी में आपको मेन, कंडीशनल, टोटल, बेस और इंडिपेंडेंस पढ़ना है। फिर हमारा आता है रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल में आपका आता है पीएमएफ। तो रैंडम वेरिएबल्स में हमारा आता है पीएमएफ, पीडीएफ एंड सीडीएफ। और उसके बाद ये तीनों तो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक जो बेस बनाता है स्टैट्स का, वो है रैंडम वेरिएबल। फिर उसके बाद हम एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वो इस टॉपिक में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मूवमेंट्स, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, शेबिशेव इनइक्वालिटी। तो ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेबिशेव इनइक्वालिटी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और एमजीएफ से भी एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने ही आना है। तो एमजीएफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी, मूवमेंट्स, ई एक्स स्क्वायर, तो ये सब मतलब बेस बनता है। तो रैंडम वेरिएबल तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। तो इसमें पीएमएफ, पीडीएफ, ये इसमें पूरा आपका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों इसमें शामिल हो गया। अब इसमें हम लोग को एक जो ये टॉपिक है, जो कुछ भी हो जाए हर जगह काम आने वाला है, मतलब स्टैट्स में। अब चाहे फर्स्ट चैप्टर पढ़ो चाहे लास्ट चैप्टर पढ़ो, हर जगह काम आएगा। तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हमको इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइजन, हाइपर ज्योमेट्रिक। तो यहाँ तक हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता है। फिर हमारा चालू होता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें आता है हमारा यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल। अब ये हम लोग को करने के बाद सबका एक्सपेक्टेशन, सबका एमजीएफ, सब कुछ हम लोग को करना है, प्रूव भी करना है, याद भी करना है, बिकॉज इससे बहुत इसको मैनिपुलेट कर करके क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब फिर हमारा एक टॉपिक आता है जो कभी आता है किसी साल, कभी नहीं आता है, वो है पॉइजन नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये आप लास्ट में भी देख सकते हैं, कोई वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर आपका आता है थोड़ा टफ टॉपिक, जिसके लिए आपको इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वो है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जो सिंगल वेरिएबल पे पढ़ा है ना, रैंडम वेरिएबल, अब आपको 2-3 वेरिएबल में पढ़ना है सेम चीज़, उसी को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तब इसमें आ जाता है जॉइंट, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर वहाँ पे जो हमने एक वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए पढ़ना है। और वहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल के लिए एमजीएफ पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग को सेवरल वेरिएबल के लिए एमजीएफ पढ़ना है, उसी को जॉइंट एमजीएफ बोला जाता है। जैसे वहाँ पे हमने ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट मूवमेंट्स निकालना है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाला सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद एकदम नया टॉपिक ही चालू होता है, वो होता है लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब। तो ये आपका डेटा साइंस, ये सब चीज़ में आप सुन रहे होगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन से चालू करते हैं, तो वो हम लोग स्टैट्स में ही पढ़ते हैं, स्टैट्स का टॉपिक है वो। तो इसमें कोरिलेशन पढ़ना है, फिर सिंपल लीनियर, एकदम बेसिक पढ़ना है, इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है, बस एकदम इंट्रोड्यूस किया गया टॉपिक को। और फिर इंडिपेंडेंस और रैंडम वेरिएबल। तो ये दो टॉपिक आपका बेस बनाएगा स्टैट्स का। उसके बाद आप थोड़ा एडवांस में घुसते हो, थोड़ा एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसमें हम लोग को 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। उसमें से पहला है हमारा काई स्क्वायर, टी एंड एफ। और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके प्रॉपर्टीज़ आपको पूरे, होता है ना, आपको कोई सोते हुए भी उठा दे और पूछे कि इनके प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो हमारे सैम्पलिंग में काम आते हैं। अब हमारा एक टॉपिक आता है जो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ना इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट टॉपिक है। तो इसको थोड़ा सा बच्चे मतलब क्वेश्चन करने में कतराते हैं। तो इसमें आपका ये टॉपिक जो है, इसमें CLT आता है, जिसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं, और WLLN, जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। एक स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब हमारे लेवल में नहीं है, वो गेट में नेट में पूछा जाता है। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था ना मैथ्स में, तो उसी का प्रोबेबिलिटी में कन्वर्जेंस पढ़ना ही लिमिट थ्योरम कहलाता है। तो जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो ये मोस्टली 30% बच्चे ही कर पाते हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक
छोड़ के नहीं जाना है अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो। अब सबसे जो स्टैट का जो पोर्शन है ना, उसमें सबसे जो टफ सब टॉपिक है वो ये है। अगर आपने इसमें कमांड कर लिया हर एक सब टॉपिक में, आपको अच्छी रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वो क्या है? एस्टिमेशन। इसी में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, दोनों का दोनों। इंटरवल एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ तक आपका क्या था? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पॉइंट एस्टिमेशन है, और ये वाला पार्ट जो है ये आपका इंटरवल एस्टिमेशन है, जिसको कॉन्फिडेंस इंटरवल ही बोला जाता है। तो इसमें हम लोग जो पैरामीटर सीखे हैं ना पॉपुलेशन के, उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं और उसका क्वालिटी चेक करते हैं। उसी को बोलते हैं अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी। फिर एस्टिमेट करने का तरीका होता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। फिर हमारा उसका और तरीका मतलब जानते हैं कि हम लोग उसको कैसे, उसका क्वालिटी क्या है एस्टिमेटर का, उसको तरीका होता है सफिशिएंसी। और सफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है फैक्टराइजेशन थ्योरम। फिर कंप्लीटनेस भी उसका एक वो होता है कि कैसा क्वालिटी है, अब उसको निकालने का भी तरीका होता है। फिर यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस हमारा एस्टिमेटर एक उसका वो है कि कैसा एस्टिमेटर है वो, उसको निकालने का तरीका है लाउ ब्लैकवेल एंड लेमन शेफी थ्योरम। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग टॉपिक एस्टिमेशन ही है। अगर आपने ये कवर कर लिया मतलब ऑलमोस्ट आपने सब कवर कर लिया। तो अगर आपको मतलब बोला जाए कि अगर आपको टॉप 50 में रहना है तो आपका ये वाला टॉपिक बाकी सबसे अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, आपकी लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके आईआईटी मिलने की। तो एस्टिमेशन जैसे ही ख़त्म होता है उसमें उसके बाद आपका आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन जो है ना, वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पार्ट है। और ये उससे पहले वाला जो पार्ट होता है ना वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैट्स के मतलब मोटा मोटी दो ब्रांच होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ तक हमारा डिस्क्रिप्टिव खत्म हुआ, एस्टिमेशन चालू होते ही हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स चालू हो जाता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस जो नल और ऑल्टरनेट होता है उसको हम लोग प्रूव करते हैं कि वो रिजेक्शन रीजन में रहेगा कि क्रिटिकल रीजन में रहेगा। उसका हमारा सिंपल और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस होता है। इसमें अलग अलग बेसिक टर्म्स है जो हम लोग को जानना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो नेमन पियर्सन लेमा होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके हर साल क्वेश्चन आते आते हैं। फिर उसमें एक थोड़ा टफ टॉपिक जो आता है वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आता है, और इसमें वो पैरामीटर एस्टिमेशन हम लोग यूज़ करते हैं कि वो उस वैल्यू के लिए लाई करेगा नहीं करेगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो वो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ये इससे आसान है। एस्टिमेशन टफ है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ईजी है, तो ये ऑलमोस्ट सब करके जाते ही जाते हैं। तो इसमें हमारा मोटा मोटी यही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका मैथ्स 40% बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने 60% स्टैट्स में ऑलमोस्ट ये सब करते हैं, सैम्पलिंग लिमिट थ्योरम कोई कोई छोड़ देते हैं, ऑलमोस्ट 40% 60% लोग छोड़ के जाते हैं या फिर क्वेश्चन बनते नहीं अगर कर भी लेते हैं तो। एस्टिमेशन तो 50% को समझ नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है स्टैट्स का पार्ट में, तो इसीलिए ये आप अच्छे से करना है और टेस्टिंग हो जाता है। तो आप इतना करके जाइए। सिलेबस मोटा मोटी यही है और कुछ भी नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। इसमें आपको गारंटी टॉप 100 अगर इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे सिलेबस वाइज, और इसमें सबसे बेस्ट बात है ना कि स्टिक टू योर सिलेबस। जल्दी से कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आती नहीं, और आती भी है तो वो किसी से नहीं बनेगी, तो उसमें टेंशन लेने का नहीं है। जब सिलेबस का चीज़ ही नहीं हो रहा है और यू आर स्टडिंग एक्स्ट्रा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए फोकस ऑन योर सिलेबस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2022 एंड गो क्लियर एग्ज़ाम। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। मतलब आई ट्राई टू मेक इट वेरी, होता है ना, इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू। जो भी नया चालू कर रहा है, जिसको पता है तो उसको तो पता है ही, जिसको नहीं पता है उसके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड डू कमेंट फॉर एनी criticism. Thank you.